हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं हेमंत कुमार। एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर एम के इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो हमने सीरीज चला रखी थी एसएससी एग्जाम के लिए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। तो हमने कल 25 तक प्रश्नों को हमने देख लिया था। उनसे संबंधित जो टॉपिक थे उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। तो बिना समय गंवाए आज की क्लास को बढ़ाते हैं आगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। प्रश्न दोबारा से बता देता हूं। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। विकल्प है, विकल्पों को देखें तो फर्स्ट विकल्प है 6 से 17 अक्टूबर 1949, 14 से 31 जुलाई 1947, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। डी विकल्प है 16 मई से 16 जून 1949। दोस्तों जल्दी से विकल्प बताइए कौन सा विकल्प सही है। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। विकल्पों को देखें, 6 से 17 अक्टूबर 1949। बी विकल्प है 14 से 31 जुलाई 1947। सी है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। डी विकल्प है 16 मई से 16 जून 1949। जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो सही विकल्प होगा 6 से 17 अक्टूबर 1949। ये जो अधिवेशन था ये 10वां सत्र था। 10वां सत्र हुआ था दोस्तों। संविधान सभा के जो टोटल अधिवेशनों की बात करें, सत्र की बात करें, तो वो सत्र हुए थे 11। जो टोटल सत्रों की बात करें, जो अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के, वो टोटल कितने हुए थे, वो हुए थे 11। 10वें सत्र की इसमें इस प्रश्न में पूछा है 10वां सत्र। तो 10वां सत्र हुआ था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। ठीक है। प्रथम सत्र की बात करें तो प्रथम सत्र हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। संविधान सभा का जो प्रथम सत्र या प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। ठीक है। और अंतिम जो सत्र है, अंतिम अधिवेशन की बात करें तो जो 11वां अधिवेशन है वो हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम कब हुआ था, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। ठीक है, 1946 से। ठीक है। और लास्ट का बात करें, जो 11वां सत्र हुआ था लास्ट अंतिम, वो हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। ये 11 सत्र हुए थे। और 11वें सत्र में जो प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में कौन सा पूछा है, वो पूछा है कि 10वां कौन सा था। तो 10वें की डेट देखें तो 10वां सत्र 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूं, बेसिक जानकारी। संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, वो किया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था, लागू किया गया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को। संविधान का जो गठन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है। जो संविधान सभा का गठन हुआ था, प्रथम बैठक कब हुई थी, प्रथम बैठक मैंने आपको बता दिया था 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को ये जो प्रथम बैठक हुई थी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने हर क्वेश्चन, जब भी संविधान सभा की चर्चा होती है, संविधान का गठन के बारे में या फिर लागू के बारे में,
जब भी होती है, मैं इस चीज का जरूर ध्यान रखता हूं या बताता हूं मैं आपको कि प्रथम बैठक, अंतिम बैठक कब लागू किया गया था, कब स्वीकार किया गया था, इन सब के बारे में मैंने हर प्रश्न में बताया आपको। जो भी प्रश्न संविधान सभा से संबंधित है, ठीक है। तो जो प्रथम बैठक की बात करें तो वो था 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद में जो 11 दिसंबर की बात करें, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, जो वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद में 13 दिसंबर की बात करें तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने विधानसभा में, इसी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। वो उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर 22 जनवरी 1947 को वो प्रस्ताव पास हुआ, ठीक है। वही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में जो प्रस्तावना हम देखते हैं तो वो प्रस्तावना का रूप ले लेता है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा बैठक कब हुई थी, प्रथम बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक कब हुई थी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, उस निर्माण करने में जो टाइम लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। और इसी बीच जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, ये जो संविधान के निर्माण का जो समय लगा था, इसी में जो विभिन्न अधिवेशन हुए थे, विभिन्न सत्र हुए थे, तो वो सत्रों की संख्या मैंने आपको बता दी थी, 11 सत्र हुए थे। और 11वें ही सत्र में 11वां जो सत्र हुआ था कब? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को। तो इसी में संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बने? कौन बने थे? विकल्प है अम्मू स्वामीनाथन, सेकंड विकल्प है हंसा जीवन राज मेहता, थर्ड विकल्प है कमला चौधरी, और डी विकल्प है बेगम एजाज रसूल। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए इसका सही विकल्प क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का। दोस्तों विकल्पों में देखें तो जो फर्स्ट विकल्प है अम्मू स्वामीनाथन। ये अम्मू स्वामीनाथन थे, यही थे, यही क्या है, मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे। यही मद्रास निर्वाचन जो क्षेत्र है वहां से चुनकर आए थे, किसमें? संविधान सभा के सदस्य के लिए, ठीक है। कौन? अम्मू स्वामीनाथन। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ए। दोस्तों मैं बात कर लेता हूं जो संविधान सभा है, संविधान सभा के सदस्य, इनके सदस्यों का चुनाव, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, इनका चुनाव कैसे होता था, उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आज राज्यसभा है ना, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है, सेम यही प्रक्रिया थी, सेम प्रोसेस था। यही प्रक्रिया के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता था। आज जैसे राज्यसभा के सदस्यों की बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो वो ऐसे होता है कि प्रत्येक राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया है आनुपातिक पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर यह पद्धति है। इसी पद्धति के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पता चल गया कि राज्यों के जो प्रांत थे, प्रांतों की सभाएं थी, उस समय जो प्रांत थे, उन प्रांतों के जो विधानसभा के जो सदस्य थे,
उन सदस्यों के द्वारा ही इन संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था संविधान सभा के सदस्यों को। इन्होंने किसने चुना था? प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों को के द्वारा चुना गया था। और पद्धति कौन सी थी? पद्धति यही थी, आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। ठीक है, तो इसका सही विकल्प देखें तो सही विकल्प कौन सा है? अमू स्वामीनाथन। अब अमू स्वामीनाथन की बात करें तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था, तो उस समय ये एक सक्रिय सदस्य थे, सक्रिय भागीदार के रूप में थे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? विकल्पों में देखें, फर्स्ट विकल्प 35 साल, 21 साल, सी विकल्प 25 साल, 30 साल। जल्दी से बताइए दोस्तों, इस क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए दोस्तों। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? फर्स्ट विकल्प है 35 साल, सेकंड विकल्प है 21 साल, थर्ड विकल्प है 25 साल और डी विकल्प है 30 साल। जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों इस विकल्प इसमें देखेंगे तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही आंसर है वो है 35 साल, 35 साल। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो उम्र सीमा तय की गई है वो है 35 साल। जैसे राष्ट्रपति जी के भी लिए उम्र सीमा कितनी है? 35 साल। राष्ट्रपति जी के लिए भी उम्र सीमा कितनी है? 35 साल, 35 साल। ठीक है, 21 साल क्या है? 21 साल के लिए जैसे जो पंचायती राज में, जो पंचायतों में जो चुनाव होते हैं, जो सरपंचों के चुनाव के लिए लड़ते हैं, वार्ड पंचों के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 21 साल। 25 साल की बात करें तो 25 साल किनकी है? राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए जो चुनाव में खड़े होते हैं, तो उनकी जो न्यूनतम आयु होगी वो 25 ईयर्स, 25 साल होगी। लोकसभा के जो चुनाव में ले जो भी लड़ना चाहते हैं, जो उम्मीदवार जो उन चुनावों में लड़ना चाहते हैं या सांसद बनना चाहते हैं, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी भी 25 साल। 30 साल की बात करें तो 30 साल होता है राज्यसभा के सदस्य के लिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होती है 30 साल। समझ गए? 35 साल के बारे में बता दिया मैंने, 21 साल के बारे में बता दिया, 25 साल के बारे में बता दिया, 30 साल के बारे में बता दिया। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न है राज्यपाल, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की हमारे संविधान के आर्टिकल 153, 153, 153 में कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति, इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आर्टिकल जो 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, उसके बाद में 153 की जैसे बात करें, खंडों की बात करें तो खंडों में क्या क्या चर्चा की गई है? खंडों में की गई है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर कार्य करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहेगा। अब राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन करता है? तो सिफारिश करती है कौन? राष्ट्रपति को कौन करता है सिफारिश? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ही सिफारिश करती है राज्यपाल के लिए। ठीक है, आर्टिकल जो 153 है, इसके खंड फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या कहा गया था? प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र भी जैसे सेकंड में क्या कहा है? सेकंड में कहा है त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल जैसे मान लो त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र किसको देगा? वो देगा राष्ट्रपति जी को। ठीक है, एक थर्ड की बात करें 153 की ही खंड, जो खंड है ना, इनकी बात कर रहे हैं
153 में क्या है? 153 में ये है कि वैसे राष्ट्रपति जी को जो पदावधि होगी वो 5 वर्ष की होगी, वो राज्यपाल की, सॉरी, राज्यपाल की जो पदावधि होगी वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। इसी में संशोधन किया गया था 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त होगा और उसकी नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति जी करेंगे। सातवें संविधान संशोधन, सातवें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, 1956 के माध्यम से क्या जोड़ा गया? यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। समझ गए? जैसे मान लो कोई कोई व्यक्ति है, वो किसी राज्य का राज्यपाल है, तो वो व्यक्ति किसी दूसरे राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति दो दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। यह जो प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था सातवें संविधान 1956, 1956 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, अब जैसे पदा उनकी बात करें, जो वेतन भत्ता होगा तो बराबर दोनों राज्य ने अपने हिसाब से जो राज्यपाल है उनको वेतन भत्ता जो भी देना है वो अपने हिसाब से दोनों राज्य मिलकर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? यदि दोस्तों किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, कि मैं पूरी उम्मीद वो करूंगा, पूरा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा की कुल सदस्यता संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? दोस्तों जल्दी से सही विकल्प बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट विकल्प है 84, सेकंड विकल्प है 102, थर्ड विकल्प है 109 और डी विकल्प है 93। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही विकल्प कौन सा होगा? प्रश्न है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या या सदस्य 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि थे। रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? जल्दी से बताइए। उस समय जो देशी रियासतों की संख्या थी ना, 562 के आसपास थी। याद रखना दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों जो इसका सही विकल्प होगा, वो सही विकल्प होगा दोस्तों इसका 93। 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से आए थे। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं हम। जो 398 है, इसमें कैसे कैसे थे सदस्य? 292 प्लस 93 और 4 हो गए ना 389। जो 292 सदस्य थे ये थे ब्रिटिश प्रांतों से जिन पर अंग्रेजी सरकार का आधिपत्य था, अंग्रेजी सरकार शासन करती थी। तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे। ठीक है, 93 सदस्य थे, वो थे देशी रियासतों से चुनकर नहीं आते थे ये, इनको राजा के द्वारा मनोनीत किया जाता था। राजा किसी व्यक्ति को कहता था कि हाँ भाई आप चले जाओ और संविधान सभा में जाकर बैठ जाओ, मतलब राजा के द्वारा मनोनीत किया जाता था किनको? 93 सदस्यों को। जबकि ये जो 292 थे, 292 जो सदस्य थे, इनका ये क्या है, ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। ठीक है, और कैसे आए थे मैंने अभी आपको बताया कैसे आए थे। राज्य विधानसभा, जो प्रांतीय विधानसभा थे, मैं राज्य ले रहा हूं नाम, तो जो उस समय की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा चुने जाते थे ये सदस्य, वही वोट डालते थे। जनता प्रत्यक्ष तौर पर वोटिंग नहीं करती थी, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर नहीं आते थे। ये आते थे किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे, उनके द्वारा चुनकर ये संविधान सभा के सदस्य बने थे। अब 4 की बात करें, जो 4 है वो एक तरह से देखा जाए जो केंद्र शासित, जो केंद्र का प्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण था वहां से आते थे। और इनमें जैसे देखें तो अजमेर हो गया, मेरवाड़ा हो गया, अजमेर मेरवाड़ा कुर्ग हो गया, है ना, ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया, ये जो क्षेत्र थे, ठीक है,
ये जो क्षेत्र थे इनसे आए थे चार, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान और एक दिल्ली। बता देता हूं मैं, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, ये जो क्षेत्र थे इनसे एक एक सदस्य आते थे। ये जो चार सदस्य थे ये कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। कमिश्नरी प्रांतों से चार सदस्य आते थे। ये जो प्रांत थे ये कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, तो इनसे एक एक सदस्य इनसे जाते थे। 93 सदस्य आते थे देसी रियासतों से, और देसी रियासतों के जो राजा थे वही उन्हीं के द्वारा मनोनीत किए कर कर उन सदस्यों को भेजा जाता था। और जो 292 सदस्य थे, ये 292 सदस्य ब्रिटिश से आते थे। और ब्रिटिश प्रांतों से कैसे आते थे? ये ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा चुनकर इनको भेजा जाता था। तो समझ गए। इसमें प्रश्न में पूछा था संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे कितने थे? वो मैंने अभी आपको बताया 93। तो इसका सही विकल्प होगा 93। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों ने को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया था, स्वीकार करने के बाद उस पर जो अपने अपने हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे, वो किस डेट को, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए। 26 नवंबर फर्स्ट विकल्प है 26 नवंबर 1948। सेकंड विकल्प है 24 जनवरी। थर्ड विकल्प है 26 नवंबर 1949। फोर्थ विकल्प है 24 जनवरी 1952। दोबारा से प्रश्न को देख लेते हैं। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान पर अपने सिग्नेचर कब किए थे, हस्ताक्षर कब किए थे? डेट पूछा गया है इस प्रश्न में। डेट है, फर्स्ट विकल्प है 26 नवंबर 1948। सेकंड विकल्प है 24 जनवरी 1950। 26 फिर थर्ड विकल्प है 26 नवंबर 1949 और फोर्थ विकल्प है 24 जनवरी 1952। जल्दी से बताइए दोस्तों। इन विकल्पों में देखेंगे तो सबसे जो सेकंड विकल्प है ना, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे, अपने सिग्नेचर किए थे। याद रख लेना दोस्तों। और इसी दिन, याद है ना आपको, मैंने बताया था इसी दिन क्या है, जो राष्ट्रगान है, गीत है, इसी दिन अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 24 जनवरी को ही क्या है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था इसी दिन को। ठीक है, 24 जनवरी इसी दिन को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही 24 जनवरी 1950। ठीक है, और इसी दिन जो बैठक थी संविधान की एक तरह से पूरी हो गई थी, अंतिम बैठक की गई थी। तो 24 जो जनवरी है 1950 को, इसी दिन संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो हुई, साइन किए उन्होंने। अब 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था, इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी, इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950, इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को लागू किया। ठीक है, जब लागू किया था उस समय जो आर्टिकल की जो संख्या थी वो थी 395। कितनी थी? 395। अनुच्छेदों की संख्या बता, अनुच्छेदों की जो टोटल संख्या थी, कुल संख्या थी। वर्तमान में देखें तो विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से कई खंडों को जोड़ा गया है, इसलिए आर्टिकल्स की जो अनुच्छेदों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। वो कितने, लगभग 450 से पार पहुंच गई है। लेकिन वैसे देखे ना तो अंकों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 395 ही है। इसमें खंड जोड़े गए हैं विभिन्न विभिन्न, जैसे किसी अनुच्छेद में, जैसे मान लो कोई अनुच्छेद, जैसे मैं आपको बताऊं 21 है। 21 क्या है? आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन 21A जो 86वें
संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, उसमें खंड ए जोड़ा गया था। तब आर्टिकल दो हो गए, उसमें आर्टिकल जो ए जोड़ा गया था, खंड ए जोड़ा गया था, उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक, ऐसे ही तो वर्तमान में कितने, लगभग 450 से पार पहुंच गई है। ठीक है, अनुसूचियों की बात करें, उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। 9 जो नवी अनुसूची थी वो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ी गई थी, जो दल बदल से संबंधित थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से, जो पंचायतों से संबंधित थी। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार, और वो थी नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में भागों की बात करें तो संविधान में 22 भाग है, लेकिन वैसे गणना के हिसाब से देखें तो 25। वो ही संविधान संशोधनों के माध्यम से कुछ भागों के खंड भी जोड़े गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों। फिर भी यदि मान लो किसी चीज, कोई कोई टॉपिक या फिर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर देना दोस्तों, मैं जरूर उस चीज को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1946 में 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। अंतरिम अध्यक्ष 1946 में 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी ना, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था। विकल्पों को देखेंगे। फर्स्ट विकल्प है सरोजिनी नायडू, सेकंड विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, सी विकल्प है एस सुब्रमण्यम अय्यर, और डी है सचिंद्रनाथ सान्याल। दोस्तों जल्दी से सही विकल्प बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही है। 9 दिसंबर 1900 संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष जिनको बनाया गया था वो कौन थे, अभी मैंने बताया था दोस्तों। फर्स्ट विकल्प है सरोजिनी नायडू, सचिन, थर्ड विकल्प है एस सुब्रमण्यम अय्यर, और डी है सचिंद्रनाथ सान्याल। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अभी बताया था दोस्तों मैंने इसको। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इनको क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको क्या, इनको बनाया था। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को किसको बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया था, किस डेट को, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 1946 को हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसको पास कब, ये जो प्रस्ताव पास कब हुआ था, वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। दोस्तों जल्दी से सही विकल्प दीजिए, इसका कौन सा सही विकल्प है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। फर्स्ट विकल्प है एन ए पालकी वाला, सेकंड विकल्प है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सी विकल्प है ठाकुरदास भार्गव, और डी भीमराव रामजी आंबेडकर। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा। विकल्पों को देखें तो एन ए पालकीवाल, बी विकल्प कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सी विकल्प है ठाकुरदास भार्गव, और फोर्थ विकल्प है भीमराव रामजी
अंबेडकर। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा। इसमें विकल्पों को देखेंगे, जो सेकंड विकल्प है ना, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, यही यही थे, यही इन्होंने ही कहा था, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान का जो प्रस्तावना है, उसको क्या कहा था कि भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली इन्होंने ही भारतीय संविधान को कहा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहा था। दोस्तों प्रस्तावना की बात कर देता हूं, प्रस्तावना की बात उठी थी तो प्रस्तावना के बारे में बता देता हूं मैं आपको। प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है, वो लिया है अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है हमने, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार कहां से लिया है, अमेरिका से। अब प्रस्तावना की जो भाषा कैसी होगी उसका विचार कहां से लिया है, जो भाषा की बात करें तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां, उसका विचार कहां से लिया है, उसका लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है ना वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब आप देखोगे कि प्रस्तावना का जो शुरुआती जो शब्द है, हम भारत के लोग, तो ये शब्द भी हमने कहां से लिया है, इसकी हम चर्चा जैसे प्रस्तावना की चर्चा करेंगे, प्रस्तावना जब टॉपिक हमारा थ्योरी की क्लास में होगा तो उसमें मैं आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। लेकिन मैं चलो कोई नहीं, अब मैंने यदि बात की है तो बता देता हूं, जो हम भारत के लोग, ये हमने संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का जो, उससे लिया है हमने, हम भारत के लोग। ठीक है, तो दोस्तों बस आपका सहयोग चाहिए दोस्तों, आप लगातार मेरी क्लास में बने रही हैं। उम, भरोसा कीजिए क्लास के माध्यम से आपको टॉपिक की अच्छी समझ पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर ली, प्रस्तावना का कहा अमेरिका से लिया है। और भाषा की बात करें तो भाषा, इसकी जो भाषा कैसी होगी वो कहां से लिया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, वो कहा है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था, भारत में पहला संविधान सभा का जो चुनाव है वो कब हुआ था। विकल्पों को देखें, 1947, 1946, 1949, 1948। जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों मैंने बताया था अभी आपको कि संविधान सभा के जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था। तो इनका जो पहला संविधान सभा का जो चुनाव, वो इसी उसी समय 1946 में ही हुआ था। ठीक है, 1946। इसका सही विकल्प कौन सा होगा, 1949। की बात करें तो गठन की बात, जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक जो फर्स्ट है, फर्स्ट बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक की बात करें तो अंतिम बैठक मैंने आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन क्या है, 9 दिसंबर को ही क्या है, 9 दिसंबर को ही जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्पों की बात करें तो सही विकल्प कौन सा होगा, 1946। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर देना आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बाकी के जो 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये अध्यक्ष थे किसी समिति के, और बाकी के जो 8 कांग्रेस नेता थे वो किस वर्ष में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था उन्होंने। को देखे, फर्स्ट विकल्प है 1925, 1925, फिर है 1950, फिर 1928, फिर है 1930। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका विकल्प क्या होगा। मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष बने थे उसमें
और बाकी के जो 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो विकल्पों पे देखें तो 1928 है ना। 1928 में क्या हुआ था? जो लॉर्ड जो राज्य सचिव थे उस समय के, हमारे जो भारत, जो ब्रिटिश भारत था उस समय, तो उस समय जो राज्य सचिव थे, सचिव, राज्य सचिव थे लॉर्ड बिरकेन हेड। लॉर्ड बिरकेन हेड 1928 के आसपास क्या है, ब्रिटिश भारत के जो राज्य सचिव थे वो थे लॉर्ड बिरकेन हेड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जो कांग्रेस कार्य समिति को, कांग्रेस के जो नेता थे, उनको क्या है, चुनौती दी थी। इन्होंने ही चुनौती दी थी, लॉर्ड बिरकेन हेड ने, जो भारत के राज्य सचिव थे, जो ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव थे उस समय। तो इन्होंने क्या है, के नेता थे, उनको चुनौती दी थी भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए। उसी चुनौती को उसी चुनौती को स्वीकार करके एक समिति का गठन किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता ही मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। और कब की थी? वो की थी 1928 को, 1928 को। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ब्रिटिश भारत के जो राज्य सचिव थे लॉर्ड बिरकेन हेड, 1928 के आसपास थे ये। तो उस समय इन्होंने भारतीय नेता थे, जो कांग्रेस के नेता थे, उनको चुनौती दी थी भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए। तो उसी चुनौती को इन भारतीय नेताओं ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद एक समिति का गठन किया। उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान से हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहां से लिए हैं? फर्स्ट विकल्प है ब्रिटेन के संविधान से, सेकंड विकल्प है आयरलैंड के संविधान से, थर्ड विकल्प है यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब उस समय रसिया, आज का रशिया नहीं, उस समय रशिया, रशिया एक संघ था, यूएसएसआर सोवियत संघ, उससे लिया है। फोर्थ विकल्प है पोलैंड के संविधान से। जल्दी से बताइए दोस्तों, किस संविधान से भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं सम्मिलित किए गए थे? दोस्तों विकल्पों को देखेंगे, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। तो इसमें है आयरलैंड के जो हमारे जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में, वो हमने किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया है? वो लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से। और जो डीपीएसपी की बात करें, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, तो ये है, ये किसमें है? हमारे भाग, जो हमारा संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे संविधान के भाग 4 में है। और कहां से है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है दोस्तों। आयरलैंड के बाद में जैसे और बात करें, और की जैसे बात करें, तो रूस से हमने क्या लिया है? यूएसएसआर की बात करें, रसिया से हमने क्या लिया है? तो रसिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिए हैं। और ये जो मूल कर्तव्यों की बात करें, तो इनको कब जोड़ा गया था हमारे संविधान में? इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। किस समिति की सिफारिश से?
तो वो समिति की बात करें तो वो समिति स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इनको जोड़े गए थे, ये जो मूल कर्तव्य है। और कहां जोड़े गए थे? भाग जो 4 में तो क्या है, में क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसी में भाग 4 में संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया। और कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 4 का कै, भाग 4 में कै जोड़ा गया। किसमें? किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसी भाग में रखा गया क्या? मूल कर्तव्य। अब आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में रखा? अब आर्टिकल फिर 51 है ना, तो 51 में भी संशोधन किया, आर्टिकल 51 में भी संशोधन किया। और इसमें भी क्या है? 51 का जोड़ा, इसमें भी 51 का जोड़ा और मूल कर्तव्यों को रखा। और कितने मूल कर्तव्य थे उस समय? 10 मूल कर्तव्य थे। जब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उनकी संख्या थी 10। बाद में क्या हुआ? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2002 में किया था उसके माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य। जब हम मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे तो उसमें विस्तृत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल के लिए यही समझो कि यूएसएसआर जो सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य। ठीक है, ये काफी बार, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन का तो हम उपनिवेश थे तो उससे तो हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली ली है, इकाई नागरिकता ली है, ये बहुत सारी चीजें ली हैं। ठीक है, उसके बाद में पोलैंड के संविधान से हमने कुछ नहीं लिया। ठीक है, आयरलैंड के संविधान की बात करें, ठीक है, उसके बाद में जैसे जापान की बात करें, जापान से हमने क्या लिया है? तो जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि कानून के अनुसार जो स्थापित जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, वो हमने कहां से लिया है? वो लिया है हमने जापान के संविधान से। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। हाँ, एक और चीज ली है हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। वो क्या ली है हमने? वो ली है राष्ट्रपति के चुनाव की। जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा में जो सदस्य होंगे, जो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, कितने? जो 12 सदस्य होते हैं मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो उन सदस्य सदस्य हैं, उनका नामांकन कैसे होगा? ये हमने कहां से लिया है? इनको नियुक्त कौन करता है? मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये कहां से लिया है हमने? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से अभी मैंने आपको बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। उसके बाद में आयरलैंड के संविधान से ही क्या है? संविधान जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्य जिनको मनोनीत करते हैं, कौन? राष्ट्रपति जी। वो प्रावधान हमने कहां से लिया है? वो लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, उसके बाद में जो भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो चुनाव की जो विधि होगी, चुनाव विधि मतलब चुनाव की जो विधि होगी वो कैसे होगी, चुनाव की जो प्रक्रिया होगी कैसे होगी, वो भी हमने कहां से लिया है? वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया है। हम मैं एक बार आपको बता देता हूं इसका, इसके बारे में मैं थोड़ा ऊपरी ऊपरी तौर से बता देता हूं किस किस संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हमने लिया है, जैसे ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बोलकर ही समझा देता हूं। ठीक है, जब हम वैसे राज्य के जो, जब हम संविधान के जो स्रोतों की बात करेंगे, जब थ्योरी वाली क्लास आएगी उसमें मैं और विस्तृत तरीके से बता दूंगा। फिलहाल के लिए तो मैं क्वेश्चन के पर ही थोड़ा जो उस पर ही थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है, राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, इस पर मैं विस्तृत तरीके से बताऊंगा। जैसे संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, एकल नागरिकता क्या होती है। एकल नागरिकता का मतलब यही होता है कि भारत की सिर्फ एक ही नागरिकता होगी, वो होगी भारतीय। किसी भी राज्य का सिर्फ निवासी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि केरल में रहने वाला व्यक्ति वहां का निवासी हो सकता है, केरल का नागरिक नहीं होगा। नागरिक वो किसका होगा? भारत का होगा। दिल्ली में रहने वाला जो व्यक्ति है वो दिल्ली का निवासी होगा, दिल्ली का नागरिक नहीं होगा। नागरिक किसका होगा? वो भारत का ही होगा। ठीक है, तो एकल नागरिकता का मतलब यही है। संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति के पद की
ठीक है। उसके बाद में ब्रिटेन, वो जो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब यह होता है कि किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, उसी को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। और ये जो व्यवस्था हमने कहां से लिया है, ये फ्रांस के संविधान से ली है। ठीक है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जी को क्या है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। ठीक। अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। फ्रांस की एक और छूट गई। फ्रांस में क्या है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता हमने कल चर्चा की थी ना, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समता 2 प्रकार की है। ठीक है। बंधुत्व और आदर्श के जो ये टॉपिक थे, हमने कहां से लिया है, ये फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता की बात करें, जो लिबर्टी की बात करें, जो मैंने प्रस्तावना में कल आपको 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी, ये 5 प्रकार की जो लिबर्टी है वो हमने कहां से ली है, फ्रांस के संविधान से ली है। समता की बात करें, प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता है, ये भी हमने कहां से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। उसके बाद में बंधुत्व की बात कर रहे थे, तो बंधुत्व की बात भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, वो लिया है संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स है, वो हमने कहां से लिया है, वो लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकारों की बात करें तो भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है। उसके बाद देखें, न्यायपालिका का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, आर्टिकल 61 में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है उसके पद पर। जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद में देखें, उपराष्ट्रपति का जो पद है, राज्यसभा में पदेन सभापति है, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति में सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर होगा, वो भी हमने यूएसए से लिया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया, आर्टिकल 53 का खंड क में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति में कार्यपालिकाई शक्तियां निहित होंगी। ये प्रावधान हमने कहा, ये प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो रूस से हमने क्या लिया था, मूल कर्तव्य लिए हैं। और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दोस्तों मैंने कल आपको न्याय के बारे में बताया था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के बारे में बताया था, समता के बारे में बताया था। तो याद करो, मैंने आपको 3 प्रकार के न्याय बताए थे। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से बताए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय, ये जो जस्टिस की हम बात कर रहे थे 3 प्रकार की जो प्रस्तावना में, तो हमने वो जो 3 प्रकार के न्याय कहां से लिए हैं, वो लिए हैं हमने यूएसएसआर, संयुक्त सोवियत संघ से। सोवियत संघ जो रूस है ना, उससे लिया था हमने। और स्वतंत्रता कहां से ली है, जो 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, वो 5 प्रकार की हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। उसके बाद में बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। मूल कर्तव्य भी हमने रूस से लिया है। उसके बाद में आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व ले लिए थे हमने। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और निर्वाचन की जो पद्धति होगी, जो चुनाव, राष्ट्रपति किस पद्धति के माध्यम से चुने जाते हैं, ठीक है, वो पद्धति क्या होगी, वो हमने कहां से लिया है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है। तो जब हम राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे तो उसमें मैं विस्तृत तरीके से बताऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूं थोड़ा कि राष्ट्रपति जी का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और उस निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य कौन होते हैं, वो सदस्य होते हैं कि संसद है ना, संसद के जो दोनों सदन है, तो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य है ना, एक तो वो भाग लेते हैं, दूसरे कौन लेते हैं, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जिन जिन में विधानसभाएं हैं ना, तो उन विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इसमें जो चुनाव की जो पद्धति क्या होगी, चुनाव मत कैसे डालेंगे, वो डालेंगे आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। तो ये जो पद्धति है, ये पद्धति हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं, तो वो प्रावधान हमने कहां से लिया है, वो भी प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है।
उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची ली है। जो संवर्ती सूची, कल हम बात भी कर रहे थे, जो अनुसूचित 7 में जो 3 सूचियां है ना, राज्य सूची, वो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जो संवर्ती सूची है वो हमने कहां से लिया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। उसके बाद में प्रस्तावना की भाषा देखे, मैंने अभी आपको बताया था प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा क्या होगी वो हमने कहां से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। उसके बाद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, आर्टिकल 108, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, तो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है, जब सदनों में जब गतिरोध हो जाए किसी विधेयक को लेकर, किसी विधेयक को लेकर संसद के जो सदनों में गतिरोध हो जाए, उस समय राष्ट्रपति जी के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। और किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 108 में है। और ये जो आर्टिकल है 108 में संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है, ये जो प्रावधान हमने कहां से लिया है, वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है। उसके बाद में केंद्र राज्यों के बीच संबंध, जापान के संविधान से मैंने बताया था कानूनी शब्दावली ली है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा, किस प्रक्रिया के आधार पर होगा। आर्टिकल जो 368 है ना, 368 में बताया गया है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया। ठीक है। तो वो जो प्रक्रिया कैसे होगी उसका प्रावधान हमने कहां से लिया है, वो लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन कैसे होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन जो उपबंध है, जो आर्टिकल 352, 356, 360 है ना, आपातकालीन उपबंध, ये जो प्रावधान हमने कहां से लिया है, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। ठीक है। कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था केंद्र के पास में अवशिष्ट रख दिया। दोस्तों मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया है क्योंकि हमने प्रश्न के हिसाब से देखा है इसको, विस्तृत तरीके से और अच्छे तरीके से मैं थ्योरी वाली क्लास में बताऊंगा। और जब जब भी कोई प्रश्न जो भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन में जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं विस्तृत तरीके से बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, उम्मीद रखना बस। ठीक है। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो समय है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। जो मार्शल लॉ की अवधारणा की बात करें, जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली है, मार्शल लॉ की अवधारणा किस देश से ली है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे संविधान में मार्शल लॉ शब्द कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा मार्शल लॉ, लेकिन फिर भी हमने जो प्रश्न पूछा है किस देश से ली है, जल्दी से बताइए दोस्तों। मार्शल लॉ हमने यूके से लिया है। ठीक है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि सैन्य न्यायाधिकरणों द्वारा जो सामान्य विधियां हैं उनसे संबंधित है प्रावधान। तो जो सैन्य न्यायाधिकरण है उनके द्वारा जो सामान्य कानून है और सरकार के निलंबन को प्रदर्शित करता है, दर्शित करता है, ये वाला मार्शल लॉ का मतलब यही है। तो ये प्रावधान हमने यूके के संविधान से लिया है। अगला प्रावधान है भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। अभी बताया था मैंने, मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वो कहां से लिए हैं हमने, जल्दी से बताइए दोस्तों। विकल्प फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, सेकंड विकल्प है फ्रांस के संविधान से, थर्ड विकल्प कनाडा के संविधान से, और डी है यूएसएसआर से। जल्दी से बताइए दोस्तों। अब भी मैंने बताया था आपको फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य हैं, वो हमने कहां से लिया है, वो हमने लिया है यूएसएसआर से। ठीक है। रूस से लिया है हमने। ठीक है। और मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था, उस समय संविधान में मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, मूल कर्तव्य पहले नहीं थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। उसके माध्यम से ही जोड़ा गया था। और किस में जोड़ा गया था,
जो भाग 4 है ना, भाग 4, जो भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उस भाग 4 में संशोधन किया गया किस माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और इस भाग 4 में कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 4 का या फिर ए, ठीक है, क या फिर ए जोड़ा गया, और इसी भाग में रखा गया था किनको, मूल कर्तव्यों को। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल, इसी आर्टिकल में कौन सा, अनुच्छेद 51, इसी में एक संशोधन किया, इसमें संशोधन करके आर्टिकल 51 का क, इसमें 51 क जोड़ा गया किससे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और इसी आर्टिकल में जो आर्टिकल 51 क है, इसमें 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया था। कितने मूल कर्तव्यों को, 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया था। और समिति की बात करें, किसकी समिति की किस समिति की सिफारिश के आधार पर इनको जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो रिपोर्ट थी ना, उसी रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 में संशोधन किया और भाग 4 क बनाया। और इसी भाग 4 क में जो आर्टिकल 51 है, 51 क को जोड़ा और उसमें मूल कर्तव्यों को रखा। उसके बाद में 10 मूल कर्तव्य थे। उसके बाद में क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो 10 थी ना संख्या, इसमें एक और जोड़ा, और अब टोटल वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाए। शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो इसमें जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। मूल कर्तव्य समझ में आ गया। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। पहले कितनी थी, 10। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से इनको जोड़ा गया था, उन्हीं की रिपोर्ट के माध्यम से जोड़ा गया था। और भाग 4 में क्या है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी भाग में संशोधन किया और भाग 4 बनाया और उसमें रखा गया था मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित हैं। मौलिक अधिकार मैंने अभी बताया था दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट है हमने किस संविधान से लिया है। विकल्प फर्स्ट यूएसएसआर, जापान, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और डी है यूएसए। किससे संविधान से लिया है हमने, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये हमने लिया है अधिकार, मौलिक अधिकार, वो लिया है रूस, उससे यूएसए, अमेरिका से लिया है, अमेरिका से, ठीक है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे जो संविधान में है, हमारे संविधान में कहां, भाग 3 में, भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 में है। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और भाग 3 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार जब संविधान को लागू किया गया था तो उस समय मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसको मौलिक अधिकार से क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार बनाया। और किस में रखा, आर्टिकल 300 क में रखा। मूल अधिकार से क्या बना दिया उसको, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार, ठीक है। तो वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 6 ही अधिकार है। सबसे पहला अधिकार है समान, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 25 से लेकर जो 28 तक है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29 और 30 तक है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
आर्टिकल 31 में देखेंगे तो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक कानूनी अधिकार है। किस माध्यम से इसको हटाया गया था? वो हटाया गया था इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से। और कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। ठीक है। उसके बाद में अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, पहले थे मूल अधिकार, पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 अधिकार। अब क्या है? संपत्ति अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है? आर्टिकल किसमें था? वो आर्टिकल 31 में था, जिसको वर्तमान में हटा दिया है और कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है का प्रावधान कहां से लिया है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका प्रावधान कहां से लिया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया है हमने? उपराष्ट्रपति का पद फ्रांस है, संयुक्त राज्य है, आयरलैंड है और जापान है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, इसमें लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रावधान लिया गया है। कौन सा? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति जी का पद, उपराष्ट्रपति जी का जो कार्य होता है वो क्या है? वो राज्यसभा का सभापति। ये राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करते हैं, पद पर नियुक्त हो। ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 64 में कहा गया है ये प्रावधान। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे होता है? वो होता है संसद के सदस्यों के द्वारा। संसद सदस्यों, संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो संसद के जो सदन है उसके दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। यहां निर्वाचित नहीं, दोनों सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाता है। मतलब उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में सदन, जो संसद है उसके दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में नहीं है। राष्ट्रपति में सिर्फ कौन सदस्य भाग लेते हैं? सिर्फ निर्वाचित, ना कि मनोनीत। याद रखना दोस्तों ये। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान की बात करें तो वो लिया है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा संविधान में कहां से ली है? विधि के समक्ष समता, ये है आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में है। और ये जो प्रावधान है वो प्रावधान मैंने अभी जस्ट बताया आपको, वो प्रावधान हमने कहां से लिया है? विकल्पों को देखें, में ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड। कहां से लिया है? तो हमने लिया है वो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से ही हमने विधि के समक्ष समता का जो प्रावधान है वो लिया है। संसदीय शासन प्रणाली ली है, इकहरी नागरिकता ली है। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रावधान है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में एक संसदीय लोकतंत्र है जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। ये जो संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र हमने कहां से लिया है? विकल्पों को देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, सी विकल्प है फ्रांस और डी विकल्प है यूनाइटेड किंगडम। कहां से लिया है हमने? मैंने अभी आपको बताया था वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है ना, उसमें दो प्रकार से शासन प्रणाली होती है। एक तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है और एक होती है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिकाई जो शक्तियां होती है ना,
वो होती है राष्ट्रपति में निहित। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसमें निहित होती है, लेकिन उनका उपयोग कौन करता है? उनका वास्तविक उपयोग, उन शक्तियों का जो उपयोग करता है वो करता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ही करती है। जैसे हमारे यहां पर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। जो राष्ट्रपति जी है हमारे, राष्ट्रपति जी में आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जी में कार्यपालिकाई शक्तियां निहित होंगी, और वो राष्ट्रपति जी इन शक्तियों का प्रयोग या तो वो खुद करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। तो अधीनस्थ अधिकारियों की बात करें तो अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब यही है कि मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन का जो राजा है ना, उसमें शक्तियां तो निहित है, लेकिन वो क्या करते हैं, वास्तविक शक्तियां जो उनका उपयोग कौन करता है, उनका उपयोग करता है मंत्री परिषद। ब्रिटेन का जो राजा है ना, वो सिर्फ शासन साइन करता है, हर जो कोई भी प्रस्ताव जाता है स्वीकृति देता है बस। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी भी क्या है, स्वीकृति देते हैं। ठीक है, अध्यक्षात्मक जो अभी मैंने बताया था आपको, उसकी संघात्मक जो शासन प्रणाली है, इसमें एक तो ये प्रावधान हो गया, ठीक है, संसदीय, और एक हो गया कौन सा, अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्राध्यक्ष उन कार्यपालिकाई शक्तियों का उपयोग खुद ही करता है वो। ठीक है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का होता है, और उनका जो शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मंत्री परिषद करती है। और यहां पे अध्यक्षात्मक में क्या होता है, अध्यक्षात्मक में राष्ट्राध्यक्ष खुद ही उपयोग करता है। ठीक है, तो ये जो प्रावधान हमने कहां से लिया है, ये प्रावधान हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली है? गणतंत्र की अवधारणा की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि गणतंत्रात्मक शासन जो प्रणाली है हमने कहां से ली है, जल्दी से बताइए दोस्तों। जर्मनी के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और या फिर जापान के संविधान से? जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा फ्रांस। मैंने अभी आपको बताया था कि गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो हमने फ्रांस के संविधान से ली है। फ्रांस के संविधान से हमने और कौन सी चीजें ली हैं, स्वतंत्रता ली है। जो मैंने बताया था प्रस्तावना में, जो स्वतंत्रता है कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, अब गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष मतलब हमारे यहां पर राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी, जब कोई किसी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको उनको जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता हो, मतलब जनता के द्वारा चुना गया हो। जो राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो यदि जनता के द्वारा चुना गया हो तो वहां पर जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम होगा, उस देश का सिस्टम क्या होगा, गणतंत्र। जबकि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, वहां पर राजतंत्र है। राजतंत्र और लोकतंत्र है, दोनों है वहां पर। ठीक है, वहां पर राजतंत्र कैसे है, क्योंकि जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष है ना, वो राष्ट्राध्यक्ष राजा होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है वहां पर। जबकि हमारे जो यहाँ का देश का जो प्रथम नागरिक है, जो राष्ट्रपति जी हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो क्या है, वो वंशानुगत नहीं है। वो कैसे हैं, उनको क्या है, जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता अप्रत्यक्ष तरीके से चुनती है। कैसे चुनती है, मैंने अभी आपको बताया है कि जनता लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, विधानसभा के सदस्यों को चुनती है, और राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेते हैं प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य मतलब जिनको जनता ने चुना है,
प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब जनता ने उनको चुना है, वे प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के चुनाव में भी हम मत डालते हैं ना, तो वे सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्य विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने लोकसभा के सदस्यों को चुना, विधानसभा के सदस्यों को चुना, तो वो सदस्य चुना और हमने क्या कहा उसको कि आप हमारी तरफ से फैसले ले लीजिए, वो हमने उसको चुना, तो हमारा एक तरह से हमारा ही फैसला हो गया। तो वो क्या है, राष्ट्रपति जी के चुनाव में जाकर मत डालते हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से क्या हो गया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से हमने राष्ट्रपति जी को चुना है। तो जिस देश की जनता राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गणतंत्र। और ये जो व्यवस्था है, गणतंत्र की जो व्यवस्था है, हमने कहां से ली है, वो हमने फ्रांस के संविधान से ली है। हमारे जो संविधान में जो गणतंत्र की व्यवस्था है वो फ्रांस के संविधान से ली है। हमने प्रस्तावना की, हम जब चर्चा कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि शुरुआती जो शब्द है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र गणतंत्र बनाते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो गणतंत्र लिखा हुआ है, तो गणतंत्र का मतलब समझ गए ना आप, गणतंत्र का मतलब जनता के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, मैंने अभी आपको बताया था संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली है। संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान, जो हमारा संविधान है, जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, उस संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, किस प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा, ये प्रावधान किस देश से लिया है हमने। विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या विकल्प होगा इसका सही, जल्दी से बताइए। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका, जो संविधान संशोधन की जो का प्रावधान है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रावधान है वो किस प्रक्रिया के आधार पर होगा, कैसे होगा, उसकी जो चर्चा की गई है किस में की गई है, वो की गई है अनुच्छेद 368 में। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया गया है। और संविधान संशोधन कौन कर सकता है, सिर्फ संसद कर सकती है, राज्य विधानसभा नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ संसद ही संविधान संशोधन कर सकती है। यह प्रक्रिया किसमें कही गई है, आर्टिकल 368 में। ठीक है, और यह प्रावधान हमने कहां से लिया है, वो लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया है, कनाडा के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया है, जल्दी से बताइए दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सेकंड विकल्प है गणराज्य की संकल्पना, थर्ड विकल्प है उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार, और डी विकल्प है समवर्ती सूची की संकल्पना। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा सही विकल्प होगा। दोस्तों जो इसमें विकल्पों को देखेंगे तो थर्ड विकल्प है ना, उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शीय क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शीय क्षेत्राधिकार है, ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में समझ में आया होगा। फिर भी यदि दोस्तों कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हुआ है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्तों, कमेंट करके आप मेरे से पूछ लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो जरूर आज कमेंट कीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से क्लास में बने रहिए, क्योंकि क्लास में टॉपिक की भी चर्चा करूंगा और हम थोड़ा विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे, जिससे आने वाले जो एग्जाम है हमारा, उसमें जो भी प्रश्न आए उस टॉपिक से जिसको हमने क्लास में डिस्कस किया है, तो उस प्रश्न को देखते हुए हम घबराएं नहीं, समझ उस टॉपिक से हमें अच्छी से समझ पैदा हो।
और हम उस प्रश्न को करने की स्थिति में हो, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और दोस्तों खासतौर पर मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहाँ पर जो प्रश्न लेकर आता हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा काम है कि भाई जल्दी से खत्म करके निपटना हो। नहीं, मेरा उद्देश्य प्रथम यही है कि आपको उस टॉपिक की जानकारी देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं। कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, राम राम।